ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, या फिर कह लें तो वैदिक जो कल्चर बोलते हैं हम लोग उसके बारे में। बताइए, वैदिक सभ्यता का या फिर वैदिक कल्चर कह लें, दोनों में से कौन सा शब्द इसके लिए सही होगा। चलिए ठीक है, वैदिक सभ्यता नहीं होगा, वैदिक संस्कृति होगी। सही शब्द सभ्यता शब्द उसको बोलते हैं, हमने पहले ही बताया था, जो नगरी व्यवस्था संबंधित हो, जिसका विस्तार क्षेत्र एक लंबे भूखंड में हो, मतलब उसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो काफी चौड़ा हो, काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला हो। दूसरा, कि उसकी अपनी एक अलग खासियत हो, नगरीय शहरी प्रणाली हो, उनका जो जीवन स्तर है वो उच्च हो, उनके जो भवन हैं वो काफी विकसित हो। यह सभी जो चीजें हैं एक सभ्यता को दर्शाती हैं, एक सिविलाइजेशन को दर्शाती हैं। लेकिन आप बात करेंगे संस्कृति के बारे में, एज कंपेयर टू सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता की तुलना में जो संस्कृति होती है इसका विस्तार क्षेत्र कम दायरे में होता है, कम जियोग्राफिकल कंडीशन में होता है। दूसरी चीज, इसमें शहरी प्रणाली नहीं बल्कि आपको यहाँ पर ग्रामीण व्यवस्था देखने को मिलेगी संस्कृति में। दो पॉइंट हुए। तीसरा, जब भी आप किसी संस्कृति के बारे में बात करेंगे तो जो संस्कृतियां होती हैं, संस्कृतियों की जो जीवन स्तर होता है वो एक ग्रामीण स्तर का होता है, इसलिए इनके जो भवन दिखेंगे ये बहुत ऊंचे ऊंचे, या फिर स्थापत्य कला में जो भवन होते हैं इनके बहुत सिंपल से भवन होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेगा। इसीलिए जब आप पूरी वैदिक कल्चर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं पर भी किसी बहुत बड़े नगर का जिक्र आपको नहीं मिलेगा, जिसमें बहुत बड़े बड़े आलीशान आपको इमारत मिले, बहुत बड़े बड़े संरचनाएं मिले, नहीं। कहीं पर भी अभी तक वैदिक संस्कृति के जितने भी पुरास्थलों को खुदाई हुई है जो वैदिक संस्कृति संबंधित रखते हैं कल्चर के, आपको किसी भी पुरास्थल से बड़े बड़े भवनों के प्रमाण नहीं मिले हैं, ना ही कोई ऐसा प्रमाण मिला है जो ये दर्शाए कि उनकी जो संस्कृति थी ये इनके जीवन स्तर बहुत उच्च थे, ना, ऐसा कोई प्रमाण नहीं। जो भी प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं वो प्रमाण हमको बुक्स के माध्यम से मिलते हैं, जो कि उनकी वेदों में, उनकी कथानकों में, कथाओं में वर्णित है। जब उस कथाओं को आप पढ़ेंगे तो उसमें जो भी जानकारी हमको मिलती है तो उसको आपको ये पता चलेगा कि घास फूस का या फिर मिट्टी का जो घर था, बहुत बड़े बड़े घर नहीं थे, छोटे छोटे घर थे, उनका जो जीवन स्तर था वो ग्रामीण स्तर का था। तो ये सभी चीजें आपको पता चलेंगी, तो आपको पता चलेगा कि ये सभ्यता नहीं बल्कि ये क्या थी, संस्कृति थी। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब ये आते हैं कि वैदिक संस्कृति भारत के किस काल पीरियड में रखा जाए, कब से कब तक इसका समय रखा जाए। तो जब हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया था, तो आप लोग मोटे मोटे तौर पे जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड आप लोग जानते हो, वो जानते हो 2500 से लेके 1750 तक, यही जानते हो आप लोग। 1750 के बीच में आप लोग जानते हो कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड रहा है। लेकिन जो रिसेंट की डिस्कवरीज हुई है, रिसेंट के जो रिसर्चेज हुए हैं, आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि उनकी जो टाइम पीरियड पूरी तौर पे निकल के आ रही है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो सीधे सीधे मान लीजिए कि 3500 से लेके 1500 ईसा पूर्व के बीच में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम ब्रैकेट देखने को मिलेगा। मतलब कि 3500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के बीच में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास देखने को मिलता है। और इस 1500 ईसा पूर्व से फिर आपका शुरू हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका वैदिक सभ्यता। तो मोटे मोटे तौर पे इतना जान लीजिए कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो भारत में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। तुरंत नहीं हुआ, कुछ समय बाद धीरे 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 एक नई संस्कृति उत्पन्न हुई, और यह संस्कृति जानी गई वैदिक कल्चर के नाम से, वैदिक संस्कृति के नाम से। अब देखिए, दो चीजें हैं। जहां एक तरफ जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक नगरी सभ्यता थी, एक शहरी विकास प्रणाली वाली सभ्यता थी, वहीं पर उसके पतन के पश्चात जो वैदिक संस्कृति थी यह एक पूर्ण रूप से ग्रामीण संस्कृति थी। इनकी जो जीवन स्तर था वह क्या था, ग्रामीण पद्धति पर आधारित था। तो ये कहना, कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही पतन के पश्चात क्या किया, इन्होंने वैदिक कल्चर, वैदिक सभ्यता का, सॉरी वैदिक संस्कृति का विकास किया, इनके द्वारा ही वैदिक सभ्यता
या वैदिक कल्चर क्या की गई, निर्मित की गई। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग समझिएगा कि मान लीजिए आज हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, या फिर मेरे पास क्या है कि पॉलिटी और हिस्ट्री का नॉलेज है। अभी अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाएं कि हम क्या करें कि वो जो वैदिक हमारे अंदर पढ़ाने की जो कला है वो 1 साल के लिए या फिर 6 महीना के लिए क्या हो जाए, इंटरप्ट हो जाए। तो क्या हम इतिहास और पॉलिटी पूर्ण रूप से भूल जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। हमारे अंदर वो जो पढ़ाने की कला होगी या फिर जो नॉलेज होगा विषय का, वो तो हर समय रहेगा मेरे साथ। तो यदि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने वैदिक संस्कृति का, वैदिक कल्चर का विकास किया होता, तो जैसी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में होती, वैसी ही व्यवस्था हमको वैदिक कल्चर में देखने को मिलती, वैदिक संस्कृति में देखने को मिलती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने वैदिक संस्कृति को बनाया होता, जैसे जैसे बड़े बड़े भवन हमको सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी मिलते। जैसे जैसे स्थापत्य संरचनाएं, सीलिंग्स, ये सभी चीजें हमको वैदिक सभ्यता में मिलती हैं, वो सभी चीजें यहाँ पर भी हमको मिलती। लेकिन कोई भी ऐसी जो समानता है वह नहीं मिलता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक अलग प्रदेश में, मतलब एक अलग भौगोलिक क्षेत्र में विकास हुआ, और आप वैदिक कल्चर देखेंगे, वैदिक संस्कृति देखेंगे तो इसका विस्तार अलग क्षेत्र में, दोनों एकदम अलग अलग क्षेत्र में है। आप देखेंगे वैदिक संस्कृति के जो क्षेत्र है उसको सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं। गंगा का जो दोआब है उसमें आपको वैदिक कल्चर के संबंधित चीजों को देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब आते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है ये कब से कब के बीच में फैली हुई थी। तो वैदिक कल्चर जो है यह आपकी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के जो कालखंड है, इसको वैदिक कल्चर के नाम से, वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। जो वैदिक कल्चर है ना, जो वैदिक संस्कृति है ना, ये वैदिक संस्कृति, पहली चीज तो 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। उनकी दशाओं और उनकी जो कह लें विकास है उसके आधार पर, जो वैदिक संस्कृति है उसके विकास के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम लोग क्रमशः किन नामों से जानते हैं यह भी जान लीजिए। ये जो वैदिक संस्कृति है यह फर्दर 2 भागों में डिवाइड है। एक हम लोग जानते हैं ऋग वैदिक पीरियड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऋग वैदिक काल। दूसरा जाना जाता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जिसको हम लोग लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक पीरियड, और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं या फिर उत्तर वैदिक का। अब देखिए आप लोगों ने जो बताया कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, तो यह जो है यह वैदिक काल का टाइम पीरियड नहीं है। यह आपने जो बताया है यह उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है। यदि आप वैदिक काल का टाइम पीरियड देखोगे तो आपको पता चलेगा यह 1500 से लेकर 600 है, 1500 से लेकर 600 है। वहीं पर आप देखोगे ऋग वैदिक पीरियड का, देखिए एक चीज समझिएगा, इसी 1500 से लेकर 600 को 2 भागों में आप बांट सकते हो। पहला जो है ऋग वैदिक पीरियड यह है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में, उसके बाद 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में आपको दिखाई देगा आपका उत्तर वैदिक पीरियड। तो अब क्लियर हो गया होगा कि वैदिक कल्चर फर्दर 2 भागों में डिवाइड है। इट इज नोन एज ऋग वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड, एंड सेकेंड वन इज लेटर वैदिक पीरियड, इट इज आल्सो नोन एज उत्तर वैदिक पीरियड। The time bracket of Rig Vedic period is 1500 BCE to 1000 VCE। BCE का भी पूरा नाम जान लीजिए, बिफोर क्राइस्ट इरा, या बीसी को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। एक होता है एडी जिसको हम लोग बोलते हैं एन्नो डोमिनी, और आजकल एक प्रचलन में है सीई जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन इरा। तो कई सारे प्रयुक्त होते हैं, सभी के फुल फॉर्म आपको जानने चाहिए। सबसे ज्यादा पूछा जाता है एडी का फुल फॉर्म एन्नो डोमिनी, बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा, और ये होता है बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और सी का मतलब होता है कॉमन एरा।
तो हमने क्या जाना कि वैदिक कल्चर इज डिवाइडेड फर्दर इन टू पार्ट्स, ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड. ऋग्वैदिक पीरियड हैज टाइम ब्रैकेट इज 1500 to 1000 BCE and later Vedic period time bracket is 100 BCE to 600 BCE. हम लोग एक एक करके बात करेंगे. जैसे हमने बताया ना कि अभी वैदिक कल्चर दो भागों में है, एक ऋग्वैदिक पीरियड है, दूसरा उत्तर वैदिक पीरियड है. तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे. तो सबसे पहले जो बात होगी हमारी वो होगी आपके ऋग्वैदिक पीरियड की. किसकी होगी? ऋग्वैदिक पीरियड की. ठीक है. अब देखिए जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक पीरियड है, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड जान लीजिए, क्योंकि टाइम पीरियड से भी क्वेश्चन पूछता है. तो ऋग्वैदिक का जो टाइम पीरियड है यह 1500 कितने के बीच में है? 1000 ईसा पूर्व के बीच में, बीसीई के बीच में क्या है, यह स्थापित किया गया है या स्थापित था. अब देखिए इसका नाम ऋग्वैदिक काल क्यों पड़ा? किसी को जानकारी है कि आखिर रीजन क्या है ऋग्वैदिक पीरियड का नाम ऋग्वैदिक काल ही पड़ने का? या फिर क्यों उत्तर वैदिक, सॉरी पूर्व वैदिक? एक बात चीज और जान लीजिए, ऋग्वैदिक काल को हम लोग पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा. पूर्व वैदिक काल, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे. तो ऋग्वैदिक काल ही आखिर नाम क्यों पड़ा या फिर किस लिए हम इसको ऋग्वैदिक काल जानते हैं? ऋग्वैदिक काल का एकमात्र जो स्रोत है, सोर्स है, वो है आपका ऋग्वेद. ऋग्वेद से ही हमें केवल और केवल ऋग्वेद से ही हमको जानकारी मिलती है आपके ऋग्वैदिक पीरियड की, ऋग्वैदिक काल की. इसीलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से, ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से भी हम लोग जानते हैं. जो ये ऋग्वैदिक पीरियड था, ऋग्वैदिक पीरियड मैंने पहले ही बताया, क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में कि जो ऋग्वैदिक काल है, इस ऋग्वैदिक काल की जो संस्कृति थी यह कैसी थी? ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित थी, शहरी व्यवस्था पर आधारित थी, या फिर मिश्रित थी? मिश्रित का मतलब कुछ भाग इसके ग्रामीण सभ्यता के थे और कुछ भाग इसके शहरी सभ्यता के, या फिर इनमें से कोई नहीं. तो बताइए जो ऋग्वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल है, यह किस प्रकार की संस्कृति दिखाती है? मूलतः यह कौन सी संस्कृति थी? यह ग्रामीण संस्कृति थी. ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा. सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी यह क्या थी? अर्बन कल्चर वहां पे था, अर्बन चीजें थी. लेकिन यहाँ पर मूल रूप से मूलतः यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति थी. ठीक है. दूसरा, ये जो पूर्व वैदिक काल था, ऋग्वैदिक पीरियड था, यहाँ पर जो ऋग्वैदिक पीरियड में जो समाज था, सोसाइटी था, उसका आधार क्या था? तो उसका आधार था परिवार, फैमिली. क्या था? फैमिली. ऋग्वैदिक काल में समाज का आधार, परिवार का आधार क्या था? वो था आपका फैमिली. लेकिन यह जो परिवार है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप देखेंगे कि समाज दो प्रकार का होता है, एक मातृसत्तात्मक समाज, एक पितृसत्तात्मक समाज. तो ये बताइए क्या था? ऋग्वैदिक काल मातृसत्तात्मक था कि पितृसत्तात्मक था? तो का मतलब समझ लीजिए, वह समाज जहां पर महिलाएं बढ़ चढ़ कर हो या फिर महिलाओं के नेतृत्व में रहा हो, जहां महिलाओं का सम्मान पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा हो, जिनकी सहभागिता ज्यादा हो, वे समाज होते हैं मातृसत्तात्मक समाज. और जहां पर वो समाज जो पुरुष प्रधान समाज हो, जहां पर पुरुषों को नेतृत्व करने का मतलब अधिकार दिया गया हो, बाकी सभी चीजें पुरुषों के हक में हो, वो समाज जाना जाता है पितृसत्तात्मक समाज. दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन को इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की पुरास्थलों की खुदाई करेंगे तो वहां पर पुरुष से ज्यादा महिलाओं की मृण मूर्तियां, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा या फिर मूर्ति हमको मिलती है, पहली चीज. दूसरा, हमको ऐसी ऐसी मतलब मूर्तियां मिली हैं जिनकी पूजा की जाती थी. इसीलिए ऐसा माना जाता है कि उस समय जो ये साक्ष्य मिल रहे हैं हमको, इनसे अनुमान लगाते हैं कि उस समय का समाज
महिलाओं को ज्यादा तवज्जो देता होगा, महिला प्रधान समाज रहा होगा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग मातृसत्तात्मक बोलते हैं, और आपके जो ऋग वैदिक पीरियड है उसमें पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष को ज्यादा हक दिया गया था, इसीलिए पितृसत्तात्मक बोलते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा अन्य कौन सा ऐसा कालखंड है इतिहास में, भारतीय इतिहास में, जो कि मातृसत्तात्मक समाज की बात करता है। सातवाहन एकमात्र ऐसा राजवंश है भारतीय साम्राज्यों में जो कि मातृसत्तात्मक माना जाता है। रीजन क्या है? आप अधिकांशतः सातवाहन राजाओं के नाम देखेंगे तो उनके नामों के आगे उनकी माताओं के नाम देखने को मिलता है। गौतमी उनकी माता का नाम था, गौतपुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वशिष्ठी का पुत्र पुलमावी। तो ऐसे नाम मिलते हैं जिससे हमको पता चलता है कि उस समाज में महिलाओं की प्रधानता रही होगी। इसीलिए सातवाहन वंश जो है साम्राज्यिक स्थिति में एकमात्र साम्राज्य है जो कि मातृसत्तात्मक था। तो एक पॉइंट और आपको, 2 पॉइंट देखने को मिला कि शीशे के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने चलाए थे, तो वह चलाया था आपके सातवाहन राजाओं ने। अच्छा, प्रोटीन का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? प्रोटीन एक पदार्थ होता है, उसका सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? वो भी सातवाहनों द्वारा चलाए गए। ठीक है, खैर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अब दूसरा पॉइंट ऋग्वेद का ये है कि जो ऋग्वेद का जो काल था इसकी अर्थव्यवस्था का क्या आधार था? दूसरा, पशुपालन। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। कृषि और पशुपालन दोनों आधार था आपके ऋग्वैदिक काल में किसका? अर्थव्यवस्था का। तो चीज को ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट, जब भी ऋग्वैदिक काल में आप कृषि संबंधित कार्यों को पढ़ेंगे तो एक प्रश्न उठता है कि ऋग्वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक काल में जो कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी, जो कि उपजाऊ होती थी, उस भूमि को किस नाम से जानते हैं? कृषि योग्य भूमि तो वही भूमि होगी ना जो कि उपजाऊ होगी, बंजर भूमि तो कृषि योग्य होगी नहीं। तो प्रश्न यही है कि ऋग्वैदिक काल में कृषि योग्य भूमि को किस नाम से जाना जाता है? उर्वरा के नाम से। नोट डाउन कर लीजिएगा, उर्वरा के नाम से ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक पीरियड में उन भूमि को जाना जाता था, उस स्थल को जाना जाता था जो कि कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी। क्वेश्चन आप लोगों से है बड़ा सिंपल सा। मैंने अभी बताया कि वैदिक साहित्य जो है, सॉरी, वैदिक जो कल्चर है, वैदिक संस्कृति है, इसका आधार या फिर इसके बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी? तो वैदिक जो सब संस्कृति है, इस वैदिक संस्कृति का जो आधार है, जो सोर्स है, वो है आपका वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर है, जिसमें सबसे प्रमुखता में आते हैं आपके वेद। वैदिक साहित्य में सबसे बड़ा स्थान कह लें, मेजर रोल कह लें, किसका है? वो है आपका वेदों का। तो प्रश्न ये है आपसे कि वैदिक साहित्य में जो वेद मिलते हैं हमको, इन वेदों के रचनाकार कौन हैं? वेदों की रचना किसने की थी? एक शब्द होगा रचनाकार, दूसरा शब्द होगा संकलनकर्ता। तो आपकी वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो वेदों के संकलनकर्ता हैं आपके वेद व्यास जी, अर्थात महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। लेकिन यदि क्वेश्चन ये आए कि वेदों के रचनाकार कौन है, तो मेरे भाई बंधु सभी लोग, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जिनके कान सही नहीं है वो याद सही से कर लेंगे, माइंड में बैठा लेंगे। अभी बताया कि आप लोगों ने जो वेद व्यास का नाम लिया वो वेदों के रचनाकार नहीं बल्कि क्या है? संकलन करता है। तो भैया रचनाकार कौन है? रचना किसने किया? दोनों का मतलब समझिएगा। रचना करने का मतलब जिसने उसको लिखा है, जिसने उसकी रचना की है। संकलनकर्ता का मतलब कि ये जो वेद थे ये अलग अलग जगहों पर फैले हुए थे, इन्होंने सभी जगहों से इसे संकलन करके
एकत्रित करके एक जगह स्थापित करने का काम किया है। मतलब वेद पहले से थे और वेद व्यास जी ने उन सभी वेदों के जो खंड अलग अलग थे उनको एक जगह संकलित किया है। इसीलिए वेद व्यास को संकलनकर्ता कहते हैं। और रचनाकार कौन है भैया? तो जो रचनाकार है उसके लिए एक शब्द आता है अपौरुषेय। शायद नाम सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों को याद आएगा। भैया ये बात समझिएगा कि वेदों की रचना किसी मनुष्य द्वारा नहीं की गई। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष के द्वारा नहीं। तो जब पुरुष नहीं करेगा तो यहाँ पर इंडिकेशन किसके तरफ है, संकेत किसके तरफ है, इशारा किसके तरफ है? ईश्वर की तरफ। मतलब वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, किसी पुरुषों के द्वारा नहीं। इसीलिए जब भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा कि वेदों के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, तो वहां पर वेद व्यास भी होगा, अपौरुषेय भी होगा, एक दो और नाम मिल जाएंगे आपको। तो ध्यान देना है, यदि रचनाकार शब्द होगा तो अपौरुषेय, यदि होगा शब्द की संकलनकर्ता कौन है तो होगा आपका वेद व्यास। ठीक, वेद शब्द है ना, ये वेद शब्द निकला कहां से, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, ये जान लीजिए। वेद शब्द जो बना है यह बना है विद धातु से। किससे बना है? विद धातु से। विद धातु या फिर धातु मतलब इतना मत समझ लीजिए मोटे मोटे तौर से कि ये विद शब्द से बना है। इसकी उत्पत्ति वेद की विद शब्द से हुई है। अच्छा, इस विद का मतलब क्या होता है? तो इस मतलब होता है विद का ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। आपके एग्जाम में प्रश्न बना है, बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम है वहां पर ये क्वेश्चन कई बार मिला है आपको कि वेद का जो उत्पत्ति हुआ है यह किस धातु से हुआ है। तो इसका उत्पत्ति हुआ है विद धातु से। या फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, निम्नलिखित में से विद शब्द का अर्थ क्या है? तो विद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। तो वेद का सीधा सीधा अर्थ आपको क्या निकल कर आया कि वेद क्या हमें प्रदान करते हैं? ज्ञान प्रदान करते हैं। और यह जो ज्ञान प्रदान होता है यह वेदों में उल्लिखित सूक्तों के माध्यम से, किसके माध्यम से? सूक्त के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से, कई सारे वहां पर स्तुतियां मिलती हैं उनके माध्यम से, कई सारे मंत्र मिलते हैं उनके माध्यम से। मंत्रों को हम लोग श्लोक के नाम से भी जानते हैं। यज्ञ, बाकी वो जो विधान होते हैं उनके माध्यम से हमको क्या प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान किसका अर्थ है? वेद का। वेद किस धातु से बना है? विद धातु से बना है। ठीक है। ठीक है, वेदों को एक अन्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है वेदों को? वेदों को हम लोग संहिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संहिता। ठीक है, वेदों को संहिता भी कहा जाता है क्योंकि ये वेद व्यास द्वारा संकलित किए गए थे। और दूसरा एक और चीज बोलते हैं, वेद किसका भाग है? वेद श्रुति का भाग है। श्रुति, दो चीजें हैं भैया, एक श्रुति है, दूसरा है आपका स्मृति। एक श्रुति है, दूसरा स्मृति। श्रुति का मतलब होता है सुनकर। श्रुति का मतलब सुनकर, मतलब आपके गुरु ने आपको कुछ सुनाया और वही चीजें आपने किसी और को सुनाई, ये बात हो गई श्रुति। मान लीजिए दूसरी स्मृति क्या है? मैंने आपको कुछ सुनाया, मैंने आपको, मान लो मैं आपको वेद के बारे में पढ़ा रहा हूं, आपने कहीं लिखा नहीं, वेद के बारे में पढ़ा और अपने माइंड में उसको, आप अपने स्मृति में, आपने अपने अपने याद में उसको क्या कर लिया? समाहित कर लिया, अपने माइंड में स्टोर कर लिया। तो आपकी क्या बन गई? स्मृति बन गई। अब आप उस स्मृति के आधार पर अगली पीढ़ी को, अगले लोगों को क्या कर रहे हो? बता रहे हो। तो ये स्मृति हो गई। जब आप सुनकर सीधे किसी को जाकर बता दो तो ये चीजें क्या हो गई? श्रुति की भाग हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास थे और रचनाकार कौन है? अपौरुषेय है। तो आपने जाकर किसी दूसरे को बता दिया, याद नहीं किया उसे, ये हो गया आपका क्या? श्रुति हो गया। और मैंने बताया कि वेद के ये चीजें थी, अब आपने माइंड में उसको स्टोर कर लिया। अब कभी भी जीवन में यदि आपसे कोई पूछे तो आप अपनी स्मृति के आधार पर उसको याद करके किसी अन्य व्यक्ति को बता रहे हो, वो क्या हो गया? वो स्मृति हो गया। तो दो प्रकार की चीजें थी। इनमें से जो वेद माने जाते हैं, इन दोनों में से वो माने जाते हैं श्रुति के अंश। किसको माने जाते हैं? श्रुति, जिनको सुनकर एक दूसरे के आधार पर क्या किए जाते थे?
याद करा जाते थे, इनको किया जाता था। तो वेदों का एक नाम श्रुति भी है, क्योंकि वेदों को संकलित करने के पूर्व यह गुरु शिष्य परंपरा में सुनाए अर्थात कंठस्थ कराए जाते थे। मतलब ये पूरे के पूरे वेदों को ही याद कर लेते थे श्रुति के माध्यम से। गुरु ने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने अपनी अगली पीढ़ी को सुनाया, उसने अपनी अगली पीढ़ी को सुनाया। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वेद निम्नलिखित में से किस प्रकार के माध्यम में आते हैं, तो यह श्रुति में आते हैं। श्रुति स्मृति कई होते हैं अलग अलग, ठीक है। एक वेदांत है, एक वेदांग है। वेदांगों की संख्या आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि 6 है। जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आते हैं, ये वेदांग हैं। तो फिर वेदांत क्या है, ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम वेदांत है। तो जो उपनिषद होते हैं, हम लोग उपनिषदों को वेदांत के नाम से भी जानते हैं। लास्ट में यहाँ पर त है जो कि उपनिषद वाला है, यदि ग होगा तो इनकी संख्या 6 होगी। नाम हमने बताए हैं, आपके एग्जाम में कई बार होता है कि 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन गलत दे देगा और पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का भाग नहीं है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, आगे हम पढ़ाएंगे। तो ये चीजें थी आज की इस क्लास के लिए।